नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। इस समय मैं इम्फाल में मौजूद हूं। मणिपुर में जो 2 दौर के चुनाव होने हैं उसके लिए हम जरा परख कर देखना चाहते हैं जमीन पर कि किस तरह के हालात यहां पर हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है। लेकिन पहले हम आपको खबरों को जरा खबरदार के लेंस से दिखाते हैं कि आज हम किन किन खबरों को आपको दिखाने वाले हैं। आज कर्नाटक के शिवमोगा में फैले तनाव का तथ्यात्मक विश्लेषण करेंगे। शिवमोगा में रविवार को बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद वहां बवाल शुरू हो गया और हालात ऐसे हो गए कि स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए धारा 144 लगानी पड़ी। वहां स्कूल कॉलेजों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और इसकी जांच एनआईए जांच की मांग की जा रही है। बहुत ही संवेदनशील मामला है, इससे जुड़े तमाम तथ्य आपको पता होने चाहिए। ऐसे आरोप हैं कि हर्षा की हत्या हिजाब के विरोध में फेसबुक पर पोस्ट लिखने के कारण हुई। हालांकि अभी जांच चल रही है, इसलिए इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन पूरा घटनाक्रम बहुत गंभीर है। इस खबर को लेकर आप लगातार अलग अलग लोगों की राय और आरोप देख और सुन चुके होंगे, लेकिन अब तक जो सामने आए हैं तथ्य, उन पर हम फोकस करेंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में जुबानी धमाके करने वाली पॉलिटिक्स का साइकिल बम का विश्लेषण करेंगे हम। पीएम मोदी ने साइकिल को लेकर रविवार को एक कटाक्ष किया और फिर देखते ही देखते इस पर राजनीति का पारा हाई हो गया। यूपी में चौथे दौर की वोटिंग से पहले हो रही इस हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स से हम आपको खबरदार करेंगे, क्योंकि पीएम के बयान के बाद सबने सियासी साइकिल युद्ध शुरू कर दिया है। देखना यह है कि साइकिल वाला ये टकराव किसे कितना माइलेज देता है। और इसके बाद हम आपको यूक्रेन ले चलेंगे। आज तक रूस और यूक्रेन के बॉर्डर के बहुत करीब पहुंच गया है और उन इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहा है जहां युद्ध की स्थिति में रूस का हमला हो सकता है। ग्राउंड जीरो से आज तक संवाददाता गौरव सावंत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। साथ ही कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरें होंगी जो ये बताती हैं कि रूस अब किसी भी वक्त हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। पिछले 2 दिनों में रूस ने युद्धाभ्यास करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपने परमाणु इरादे जग जाहिर कर दिए और यूक्रेन की घेराबंदी भी लगभग पूरी हो गई। इस वक्त बेलारूस, रूस और क्राइमिया से लगते यूक्रेन की सीमाओं पर रूस के सैनिक अपने साजो सामान के साथ एकदम तैयार खड़े हैं। बस पुतिन के एक इशारे की देरी है। सैटेलाइट तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें देखकर यूक्रेन तनाव में आ गया है। लेकिन हम खबरों की शुरुआत करने वाले हैं कर्नाटक के शिवमोगा से। कर्नाटक के शिवमोगा में जिस तरह का विवाद इस समय खड़ा हुआ है, जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं कि बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या इस वजह से की गई है क्योंकि उसने हिजाब के विरोध में एक फेसबुक पोस्ट लिखा था। देश भर में पहले ही इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा विवाद रहा है, बहुत ज्यादा विरोध रहा है, बहुत सारे सवाल उठे हैं। लेकिन अब किस तरीके से कर्नाटक में धारा 144 एक बार फिर लगानी पड़ी है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कर्नाटक में एक बार फिर हाहाकार मचा हुआ है। 23 साल के एक युवक की हत्या ने कर्नाटक को फिर फैला दिया है। गुस्से की आग में एक बार फिर से कानून व्यवस्था जल रही है। रविवार को कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप 4 से 5 लोगों पर है, लेकिन फिलहाल इस मामले में 2 लोगों पर ही कार्रवाई हुई है। ये ढिलाई ही हर्षा के समर्थकों के गुस्से का कारण है। 3 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ನಡೆದು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಅವನು ಓಡಿಸಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಇಂಜುರಿಗಳು ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. मारे गए युवक हर्षा की हत्या की वजह हिजाब बताया जा रहा है। दरअसल हिजाब विरोधी प्रदर्शन में शामिल हर्षा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद उसके साथ ये वारदात हुई। हिजाब के समर्थन और विरोध के बारूद में हर्षा की हत्या एक नई चिंगारी बन गई। इसके बाद तो जो हंगामा हुआ वो पुलिस के काबू में नहीं रहा। हालात देखते हुए स्कूलों और सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया गया है। शिवमोगा शहर में धारा 144 लगा दी गई है।
put a full force deployment also. You saw that local police, the district police, RAF and KSRP, everybody is deployed here. So we are taking utmost care to maintain the law and order situation in the Shimoga city especially. So we declared a 144 also. हिजाब के विरोध में पहले से चल रहे हंगामे के बीच हर्षा की हत्या ने माहौल बिगाड़ दिया। शिवमोगा में गाड़ियां जला दी गई, जबरदस्त पथराव हुआ। बड़ी संख्या में मौजूद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इंसाफ की मांग की और इसी मांग के साथ मामला सियासी हो गया। From yesterday night, the whole thing has been, investigation has been started. There are some clues, and the investigation is going on. I have got information that they got some leads. Probably they will take up to the logical conclusion very shortly. 23 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ನಡೆದು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಅವನು ಓಡಿಸಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಇಂಜುರಿಗಳು ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ದುರದೃಷ್ಟಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇದು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. बहुत दुखद का बात है. कल हर्षा बजरंग दल का एक्टिविस्ट थे, उनका हत्या किया है। मुझे लगता है एक साजिश है, साजिश करके उनका हत्या किया है। सीरियस इंक्वायरी होना चाहिए और उसके पीछे कौन कौन है सभी को अंदर डालना, सीरियस इंक्वायरी करना। और अदरवाइज हर जगह में एक्शन रिएक्शन होने का संभव है। इसके लिए गवर्नमेंट सीरियसली it will take this issue. कर्नाटक सरकार पर हिजाब के मामले में गंभीरता न बरतने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि सरकार लोगों से शांति बरतने की अपील कर रही है। कर्नाटक के शिवमोगा से नोलन पिंटो, आज तक। बहुत चिंता की बात है कि जिस विवाद में अभी तक ये कहा जा रहा था कि ये स्कूली बच्चों से जुड़ा हुआ विवाद है, जिसमें स्कूल में क्या यूनिफॉर्म पहनकर जाया जाए नहीं जाया जाए, अदालत में इस मामले की सुनवाई भी चल रही थी। अभी तक देखिए इस पूरे मामले में स्पष्ट क्या चीजें हैं। स्पष्ट ये है कि एक हत्या हुई है और निर्मम हत्या हुई है, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं ऐसे जिनके जवाब मिलना बाकी है और पुलिस इसकी तफ्तीश भी कर रही है। धारा 144 लगानी पड़ी है क्योंकि मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हर्षा की हत्या वाकई हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करने के कारण हुई। इस मामले की जांच अब भी जारी है। ऐसे में राज्य सरकार तुरंत ये कैसे कह सकती है कि हिजाब से इस मामले का कोई लिंक नहीं है। जब तक स्पष्ट जांच रिपोर्ट नहीं आती तब तक किसी नतीजे तक पहुंचने की जल्दी क्यों। सवाल यह है कि क्या इस प्रदर्शन और हत्या के पीछे राजनीतिक कारण है ताकि कर्नाटक में ये मुद्दा जो उठा है उससे चुनाव में ध्रुवीकरण हो सके। ये सवाल बहुत बड़े बनकर उठे हैं। इस मामले में न केवल जांच होनी है बल्कि तेजी से जांच होनी है, क्योंकि कर्नाटक में मामला जो भी जिस भी तरीके से तूल पकड़ता है पूरे हिंदुस्तान में वो आग फैलती है। ये सवाल अगर कर्नाटक में उठते हैं तो उसकी आंच दूर दूर तक जाती है और इसीलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा दायित्व वहां पर प्रशासन और पुलिस के ऊपर आ गया है कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच हो और पूरी हकीकत जो है वो लोगों के सामने आ सके। लेकिन इस सब के पीछे उत्तर प्रदेश में चुनावों के साथ साथ एक नया चुनावी बम सामने आ गया है और ये चुनावी बम है साइकिल बम। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे चरण के चुनाव के समय एक रैली कर रहे थे अगले दौर के लिए, उस समय उन्होंने एक ऐसी बात कह दी आतंक को लेकर, साइकिल पर रखे जाने वाले बम को लेकर, कि अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर आना शुरू हो चुकी हैं। चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। जनता ने इस बार भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए आप देखेंगे उनके बयान घटिया आएंगे। यूपी की चुनावी लड़ाई में पहले परिवारवाद, फिर तमंचावाद और अब आतंकवाद का मुद्दा आ गया है, जो चुनावी माहौल का तापमान बढ़ा सकता है। यूपी में अभी चुनाव के 4 चरण बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी के हाथ में ऐसा ब्रह्मास्त्र आ गया है
जिसका सामना करना अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा साबित हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने जिस तरह साइकिल के आतंक कनेक्शन का सबूत पेश किया है, उससे समाजवादी पार्टी पर सियासी प्रहार और तीखा हो गया है। पहले ही चरण से हमारी प्रदेश की माताओं बहनों ने तो इस कसम खा ली है कि कुछ भी हो जाए, जिन साइकिलों पर बैठ करके जगह जगह विस्फोट होते हैं, बमबाजी होती थी, उन साइकिलों को तो पंचर ही करके रहेंगे, उनको नहीं आएगा। यूपी चुनाव के चौथे चरण में 23 फरवरी को 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे फेज के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे का शोर वोटर के मन में गूंज रहा है। चौथे दौर की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने आतंक का साथ देने के मामले में साइकिल का कनेक्शन समझाया और अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ हमले किए। यहाँ समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे, और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं, वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे, और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। पीएम मोदी ने आतंकवाद के मसले पर समाजवादी पार्टी पर सियासी हमला क्यों किया, इसके पीछे की वजह भी समझिए। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जिन 49 आरोपियों को सजा सुनाई गई है, उनमें से एक का नाम मोहम्मद सैफ है, जो यूपी के आजमगढ़ का रहने वाला है। बीजेपी का दावा है कि मोहम्मद सैफ समाजवादी पार्टी के नेता शादाब अहमद का बेटा है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में शादाब अहमद अखिलेश यादव के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अखिलेश यादव पीएम मोदी सहित पूरी बीजेपी के निशाने पर है। अहमदाबाद में हुए सीरियल ब्लास्ट ऐसी घटना थी जिसके घाव आज भी नहीं भरे हैं। कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही आतंकवादियों के प्रति मेहरबान रहे हैं। ये राजनीतिक दल वोट बैंक के स्वार्थ में आतंकवाद को लेकर नरमी बरतते रहे हैं। ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे, और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी। आतंकवादियों को केस वापसी का रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा था। पीएम मोदी ने साइकिल का आतंकवादी कनेक्शन जोड़ा तो समाजवादी पार्टी ने इसे देश का अपमान बताया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर सवाल उठाया। खेत और किसान को जोड़कर उसकी समृद्धि की नींव रखती है हमारी साइकिल। सामाजिक बंधनों को तोड़ बिटिया को स्कूल छोड़ती है हमारी साइकिल। महंगाई का उस पर असर नहीं, वो सरपट दौड़ती है हमारी साइकिल। साइकिल आम जनों का विमान है, ग्रामीण भारत का अभिमान है। साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। यूपी के चुनाव प्रचार में पहले चरण में बीजेपी ने मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर कैराना का मुद्दा उठाया। हालांकि पिछले चुनाव में भी ये दोनों मुद्दे सफल साबित हुए थे। इसके बाद चुनावों में गर्मी निकालने वाले बयान पर भी सियासी संग्राम खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही अहमदाबाद ब्लास्ट केस का आजमगढ़ कनेक्शन सामने आया, तो बीजेपी ने आतंकवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेर लिया। आजमगढ़ में एक आतंकवादी को फांसी की सजा जो पाया है, उसका अब्बा समाजवादी पार्टी का प्रचारक है आजमगढ़ में। मैं अब्बा जान तभी बोलता था क्योंकि मैं इनकी हरकतों को देखता था। समाजवादी पार्टी के मुखिया को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जनता जनार्दन से माफी मांगनी चाहिए, नाक रगड़ करके माफी मांगनी चाहिए। जब से जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। और इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी कर दी है, इसीलिए इनके बयान घटिया आ रहे हैं। बीजेपी के तेवर देखकर तय है कि अगले 4 फेज की वोटिंग में आतंकवाद का मुद्दा सियासी माइलेज लेने वाला है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसे जनता के मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की बीजेपी की साजिश बता रही है।
आपने पीएसयू क्यों बेचे? उन्हीं से तो रोजगार मिलता है। ये जो तमाम छोटे दुकानदार आपको दिख रहे हैं, ये छोटे जो व्यापारी हैं, इनकी कमर क्यों तोड़ी है आपने अपनी पॉलिसी से? इनका जवाब दीजिए ना। ये फिजूल की बातें, आतंकवादी ये वो, क्या फिजूल की बातें हैं ये? यूपी के चुनाव में आतंकवाद का मुद्दा कितना सफल होगा, ये 10 मार्च को तय हो जाएगा। लेकिन तब तक के चुनाव प्रचार में ये मुद्दा विवादों और बयानों की कई लहरें लेकर आने वाला है। मैनपुरी से मौसमी सिंह, सैफई से राहुल श्रीवास्तव और लखनऊ से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। ये तो चुनावी युद्ध की बात हुई, लेकिन हम आपको असली युद्ध की आशंकाओं की ओर ले चलते हैं। यानी रूस और यूक्रेन के बीच क्या चल रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। दरअसल दुनिया ये समझ नहीं पा रही है कि ये जो तनाव है, ये जो टकराव की स्थिति है, वो बातचीत से सुलझ हो जाएगा या फिर हम ये समझें कि किसी भी तरीके से अब दुनिया को तैयारी करनी पड़ेगी इसके खिलाफ। क्योंकि एक समय था जब दुनिया भर के देश अगर इस तरह की गतिविधियों में लगते भी थे तो सारी चीजों को खुफिया रखा जाता था। युद्ध की तैयारियां अगर होती थी तो उन हथियारों के बारे में, उस तैनाती के बारे में नहीं बताया जाता था। लेकिन अब सैटेलाइट जो है उसके जरिए जो सच्चाई सामने आती है तो कोई देश झूठ बोल नहीं सकता है। किस तरीके से रूस की तैनाती बढ़ रही है, चाहे बेलारूस हो या फिर क्राइमिया वाला पूरा क्षेत्र हो, हम आपको दिखाते हैं, जो कि आज तक की टीम लगातार वहां पर बनी हुई है। सीमाओं पर सेना तैनात करनी थी, रूस ने की। युद्ध के तनाव के बीच युद्धाभ्यास करना था, रूस ने वो भी किया। और तो और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों के साथ किया। यूक्रेन और उसके साथ खड़े देशों की मंशा क्या है, ये दुनिया भर के नेताओं के बयानों से पता चलता है। लेकिन रूस की मंशा क्या है, इसका खुलासा अब हो गया। यूक्रेन और रूस के तनाव के बीच आज तक की टीम तनाव भरी सीमा के बिल्कुल पास पहुंच गई। यूक्रेन और रूस की सीमा से मात्र 25 किलोमीटर दूर बसे यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की स्थिति क्या है, ये हमने जाना। लगभग 15 लाख की आबादी वाले इस खार्किव शहर में इस समय जबरदस्त तनाव है। ये रूस की सीमा से पहली बात महज 25 मील दूर है। रूस के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और साजो सामान बॉर्डर के उस पार आ चुके हैं, ऐसी खुफिया जानकारी यहां लोगों तक साझा की गई है। और ये यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है, एक महत्वपूर्ण मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। यहाँ टैंक बनते हैं, बख्तरबंद गाड़ियां बनती है। ये एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान भी यहाँ पर है, जहां पर पढ़ाई के लिए बड़ी संख्या में बच्चे भी आते हैं। और चाहे वो पुलिस विभाग हो, इंटेलिजेंस विभाग हो, उसकी भी ट्रेनिंग यही होती है। ये स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। युद्ध से पहले क्या करना है और युद्ध के बाद यूक्रेन के साथ क्या होना है, रूस ने इसकी भी तैयारी कर ली। बेलारूस में रूस के बड़े संख्या में सिपाही तैनात थे एक युद्धाभ्यास के लिए। रविवार को वो युद्धाभ्यास खत्म हो गया और उन सैनिकों को वापस अपने शिविर में लौटना था, लेकिन वो नहीं लौटे। अब यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन के साथ तनाव के चलते वो सैनिक और समय के लिए वहीं तैनात रहेंगे। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे यूक्रेन रूस सीमा पर रूस का सैन्य जमावड़ा कितना बढ़ गया है। चाहे वो क्रिमिया के इलाके से शुरू करे या बेलारूस तक जाए, अमेरिका के एक आकलन के मुताबिक 1,90,000 के आसपास रूसी सैनिक इस समय यूक्रेन की सीमा पर तैनात है और यूक्रेन पर खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। हम आपको रूस की सैन्य रणनीति की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो सैटेलाइट से ली गई हैं। इन्हीं तस्वीरों को देखकर दुनिया को रूस के प्लान का पता चला है। कल जारी हुई इन तस्वीरों से कई बातें साफ हैं। जैसा तस्वीरों में नजर आता है कि सीमा पर बसे सोलोटी गांव में रूस के सैनिक तैनात हैं। 13 फरवरी को जो सैटेलाइट तस्वीरें आई थी उसमें सैनिकों की मौजूदगी ज्यादा थी।
लेकिन 20 फरवरी की तस्वीरों में कम संख्या में सैन्य बल नजर आ रहा है। हालांकि कुछ दूसरी तस्वीरों में स्थिति अलग है। जैसे इस तस्वीर में मोटर राइफल बटालियन की मौजूदगी नजर आती है। यूक्रेन सीमा से 35 किलोमीटर दूर ये तैनाती है। इस पूरी बटालियन की मूवमेंट सोलोटी के पास नजर आ रही है। बख्तरबंद गाड़ियों की बटालियन की मूवमेंट भी सैटेलाइट तस्वीरों में दिखती है। ये ल्यूकी शहर का बाहरी इलाका है जो यूक्रेन से 15 किलोमीटर उत्तर में है। इस तस्वीर में रूस के सैन्य हथियार नजर आ रहे हैं। 20 फरवरी को सामने आई तस्वीरों में हेलीकॉप्टर की मौजूदगी भी दिखाई दी गई। इस एक और तस्वीर में रूसी सेना का पूरा दल पेड़ों के पास नजर आता है। इसमें बख्तरबंद गाड़ियां और सेना की कुछ और गाड़ियां दिखाई देती हैं। ये तस्वीर बेलगोरोड की है जो यूक्रेन सीमा से 30 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर सेना की बड़ी मौजूदगी दिखाई दी। सेना के कैंप, गाड़ियां और हथियार पेड़ों के पास नजर आते हैं। इन तस्वीरों में जंगल के अलावा यहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया में भी सेना के जवानों की मौजूदगी नजर आती है। इन तस्वीरों की खासियत यह है कि जहां पहले रूसी सेना की टुकड़ियां इन इलाकों में गैरिसन यानी गढ़ बनाकर एक जगह रुकी हुई थी, वहीं अब इस इलाके में रूसी सेना एक गढ़ के रूप में नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में छोटे छोटे कैंप बनाकर बट गई है। वैल्यूकी में एक और अलग पैटर्न देखने को मिलता है। यहां सेना के नए कैंप ज्यादातर जंगलों में या पेड़ों की आड़ में बनाए गए हैं। अब तक जो रूसी सेना इस इलाके में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्चर में थी, जिसमें ज्यादातर साजो सामान एक जगह बस इकट्ठा किए गए थे, लेकिन अब रूसी सेना का यह नया पोस्चर पहले से ज्यादा आक्रामक माना जा रहा है। सीमा के पास रूस के सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से दुनिया के बड़े देश रूस पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन चलाने के आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनको अंदेशा है कि हमले की तैयारी पूरी हो गई है। अमेरिका और नेटो देशों का आकलन यह है कि रूस अब किसी भी वक्त, अगले चंद हफ्तों में नहीं, अगले चंद दिनों में यूक्रेन पर हमला करने वाला है। इसीलिए अमेरिका, इंग्लैंड, इजरायल, नेटो के अधिकारी समेत कई राजनयिक और दूतावासों ने कीव से अपने अधिकारियों को हटा लिया है। या तो वो लेविव और सुरक्षित इलाकों में पोलैंड के बॉर्डर के पास चले गए हैं या फिर ब्रसल्स अब पहुंच गए हैं। भारत ने भी यूक्रेन में पढ़ रहे भारतीय छात्र छात्राओं से कुछ समय के लिए सुरक्षित भारत लौट आने के लिए कहा है और इसके लिए 22, 24 और 26 फरवरी को एयर इंडिया विशेष विमान उड़ा रहा है। जरूरत पड़ने पर चार्टर्ड फ्लाइट्स और एयर ब्रिज की स्थापना भी की जाएगी। रूस ने केवल हमले की ही नहीं, बल्कि हमले के बाद यूक्रेन के साथ क्या सलूक किया जाना है, इसकी भी प्लानिंग कर ली है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में दावा किया गया है कि यूक्रेन पर हमला करने के बाद, उसके कई शहरों पर कब्जा करने के बाद टारगेट किलिंग की जाएंगी। रूस कुछ खास लोगों को निशाना बनाएगा। इससे पहले नाटो ने भी ये आशंका जाहिर की थी। पत्र में यह दावा भी किया गया कि रूस की सेना शांतिपूर्ण विरोध को खत्म करने के लिए घातक तरीके अपनाएगी और रूस की अगुवाई वाली सरकार नाखुश लोगों, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को निशाना बना सकती है। यूक्रेन के खार्किव से गौरव सावंत और दिल्ली से अंकित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और इसी शहर खार्किव में इस समय हमारे सहयोगी गौरव सावंत मौजूद है। गौरव, यही वो जगह है जिसके लिए 1 महीने पहले ही वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह कह दिया था कि खार्किव कुड बी ऑक्यूपाइड, और उस समय से वहां पर लोगों के मन में यह बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमले के पहले निशाने पर वो रह सकते हैं। सीमा बहुत ज्यादा दूर है नहीं, लगभग 25 किलोमीटर, ड्राइव कहें तो 45 मिनट से ऊपर नहीं। क्या परिस्थितियां आपको ग्राउंड पर नजर आ रही हैं? श्वेता, आपने बिल्कुल सही कहा। महीने भर से ज्यादा से तनाव यहाँ जबरदस्त है और अब वो और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चाहे यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हो या फिर अमेरिका का व्हाइट हाउस, इशारा सभी का यही रहा है कि बेलारूस की तरफ से सीधे कीव को निशाना बनाया जाएगा। केवल 90 मील की वो दूरी है और रूस की तरफ से इस पूर्वी छोर से खार्किव को निशाना बनाया जाएगा। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, महज 25 मील की दूरी है, 1 घंटे का समय भी नहीं लगेगा और सुरक्षा उतनी अधिक नहीं है, क्योंकि सेना जो ज्यादातर तैनात है वो वैसे भी डॉनबास के इलाके में तैनात है, जहां पर अलगाववादियों से वैसे ही पिछले 48 घंटों में ज्यादा गोलाबारी वहां चल भी रही है। तो तनाव का वो माहौल है, लेकिन जीवन को
सामान्य रूप से जीतने का प्रयास भी किया जा रहा है। परिवर्तन की अगर बात करें तो यहाँ स्कूली बच्चों से लेकर शिक्षण संस्थान हो या फिर सरकारी दफ्तर हो, लोगों को यह बताया जा रहा है कि बंकर कहाँ है। बिल्डिंगों में जो बंकर है वहां पर कुछ खाना पानी, कुछ और सामान ले जाने को उनको हिदायत दी जा रही है। वॉलंटियर्स मांगे जा रहे हैं। आज हमारी कई वॉलंटियर्स से बात हुई श्वेता, जो एबल बॉडीड आदमी और औरतें हैं जो सेना की मदद कर सकते हैं, चाहे वो सामान उठाने में या गाड़ी चलाने में या फिर मेडिकल असिस्टेंस देने में। उन सब से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द ट्रेनिंग ले, किसी भी समय उनकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जो इंटेलिजेंस असेसमेंट है श्वेता, जिस तरह का जमावड़ा रूसी सेना का महज 25 किलोमीटर दूर सरहद के उस पार है, जितनी भी ये तैयारियां हैं, ये बहुत कम साबित हो सकती हैं। लेकिन गौरव, इस बात को अब किस तरीके से समझें कि ये सोचा जा रहा था कि शायद रूस बोलने से और बातचीत से ये पूरा मामला सुलझ सकता है, क्योंकि नेटो वाला मामला उसने जिस तरीके से उलझाया है, यूक्रेन की जनता, यूक्रेन की सरकार सब ये बात जानते हैं कि किसी भी तरीके से अगर रशिया आक्रमण कर देता है तो उसके पास वो चीजें, वो संसाधन मौजूद ही नहीं है कि वो अपनी डिफेंस उस तरीके से कर सके। तो रूस मानेगा या फिर अटैक करके ही मानेगा, इसकी गुंजाइशें कैसी बन रही? जो नई मिसाइलें आई हैं, जो नए हथियार आए हैं, और ऐसा हमको यहाँ कई अधिकारियों ने और लोगों ने बताया, लेकिन वो जैवलिन मिसाइल्स या और जो साजो सामान आया है हमने देखा तो नहीं है, लेकिन उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, नेटो के फोर्सेस यहाँ ग्राउंड पर नहीं आएंगे। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसके पोलैंड में चाहे भले ही उसने कुछ सैनिक तैनात कर दिए हो या अन्य इलाकों में 3000 सैनिक आ गए हो, लेकिन वो यहाँ पर यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ेंगे नहीं। अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना के साथ क्या हुआ, इराक में अमेरिका की सेना के साथ क्या हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा। अमेरिका रूस जैसी महाशक्ति से इस तरह सीधे तो निपटेगा नहीं और उलझना भी नहीं चाहेगा। ऐसी परिस्थिति में दोनों तरफ से बातों को उलझाया जा रहा है, क्योंकि जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो भी कह चुके हैं कि एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की, एक नए सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। वो नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं और रूस ने साफ कर दिया है कि नेटो उनके बिल्कुल बैकयार्ड में नहीं आ सकता। यहां से 25 किलोमीटर दूर रूस की सीमा है और यहां अगर खार्किव में आके नेटो की सेना बैठ जाएगी या मिसाइलें आ जाएंगी तो रूस की सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। इसीलिए ये विवाद अभी और संभवतः बहुत ज्यादा लंबा चलेगा। एक बात और श्वेता, ये जो पूर्वी यूक्रेन का इलाका है, इसमें रूस के समर्थक भी बहुत है, क्योंकि ये रूस से लगा लगा इलाका है। यहाँ के दो प्रांत तो वैसे ही अलगाववादी है। हो ये रहा है श्वेता, हो सकता है कि रूस उन दोनों प्रांतों को मान्यता दे दे, और अगर ऐसा हुआ तो इससे भी इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद गौरव सावंत इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने देखा कि जमीन पर स्थिति इस समय कैसी बनी हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि पिछले हफ्ते ही वो डेडलाइन गुजर चुकी है जब अमेरिका ने कहा था कि युद्ध छिड़ सकता है, और शुक्र है कि कोई युद्ध छिड़ा नहीं, क्योंकि किस तरह की बर्बादी हो सकती है, जिस तरीके से पूरी दुनिया दो धड़ों में इस समय बंटी हुई नजर आ रही है, उसे देखते हुए। लेकिन युद्ध को लेकर परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, कैसे दोस्ती दुश्मनी अलग अलग देशों में बदलती है, ये चंद तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। जो तस्वीर, जिस तस्वीर का हम जिक्र कर रहे हैं, ये गजब के विरोधाभास की तस्वीर है। दूसरे विश्व युद्ध के दौर में अमेरिकी सरकार की प्रचार सामग्री। 1942 की इस तस्वीर में रूस का सैनिक हेलमेट पहने हुए है, उसके पास राइफल है, वो मुस्कुरा रहा है। तब अमेरिका को इस सैनिक में और रूस की सेना में दोस्त नजर आ रहा था, या कहीं कि तब नाजी जर्मनी सबके लिए सरदर्द था, तो रूस और अमेरिका एक दूसरे को फ्रेंडली लग रहे थे। आज यूक्रेन का मसला है और कूटनीतिक हित टकरा रहे हैं, तो यही देश आमने सामने। रूस इस समय 1945 के बाद यूरोप में अपने सबसे बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। व्लादिमीर पुतिन दिन रात अपनी शक्ति और इरादों का ट्रेलर दिखा रहे हैं, लेकिन साथ के साथ कूटनीतिक मुलाकातें भी कर रहे हैं। ये दोस्ती दुश्मनी से ज्यादा फायदे और नुकसान का गणित है। यूक्रेन की सीमा पर रूस के सैनिकों की मौजूदगी युद्ध की शुरुआत से पहले की घेराबंदी है। जब ये पूरी हो जाएगी
तो युद्ध टालना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन की सीमा से कुछ ही दूरी पर होने वाला रूस का यह युद्धाभ्यास एक ऐसी तैयारी है जो असली युद्ध की रणनीति की झलक दिखाती है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन पर हमला करने का आदेश दे दिया है और ये हमला अगले चंद दिनों में किसी भी वक्त हो सकता है। खुफिया जानकारी के मुताबिक एक संभावित हमला इस शहर खार्किव पर भी हो सकता है, क्योंकि ये यूक्रेन का एक बहुत महत्वपूर्ण मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी है और दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। इस पर कब्जा यूक्रेन के मनोबल पर एक बड़ा प्रहार होगा। कहा यह भी जा रहा है कि दोनों ही देश, रूस और यूक्रेन, अब इस हमले की तैयारी में है। देखना अब यह है कि ये हलचल जो शुरू हुई है सरहद के उस पार, वो कितनी जल्दी सीमा तक और फिर यूक्रेन के शहरों तक पहुंचती है। रूस की मिसाइल पावर यूक्रेन ही नहीं, अमेरिका समेत सारे यूरोपीय देशों की बड़ी चिंता है। रूस के हवाई हमलों की क्षमता यूक्रेन को ही नहीं, उसके समर्थक देशों को भी घुटने के बल लाने की ताकत रखती है। ये बात बाइडेन भी जानते हैं और बोरिस जॉनसन भी। We have reason to believe that they are engaged in a false flag operation to have an excuse to go in. Every indication we have is they're prepared to go into Ukraine, attack Ukraine. My sense this will happen within the next several days. All the signs are that the plan has already, in some senses, begun. That's what our American friends think, and you're seeing these provocations now in Donbass. You're starting to see this, these explosions and so on that we've been warning about for a long time. And I'm afraid to say that the plan that we're seeing is for something that could be really the biggest war in Europe since 1945, just in terms of sheer scale. बोरिस जॉनसन को तीसरे विश्व युद्ध का डर सता रहा है। वो कह रहे हैं कि ये 1945 यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी त्रासदी हो सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध इतिहास का इकलौता ऐसा युद्ध था जिसका अंत परमाणु बम के विस्फोट के साथ हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध में 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था और इस युद्ध में करीब 4 से 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में केवल सैनिक ही नहीं थे, बल्कि आम नागरिक भी थे। ये दुनिया पर बीती सबसे बड़ी त्रासदी थी, जिससे उबरने में दुनिया को कई वर्ष लग गए थे। यही वजह है कि दुनिया भर के देश तैयारी कर रहे हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके बाद जवाब कैसे देना है, क्योंकि हमले की सूरत में दुनिया एक बार फिर किसी बड़े युद्ध की आग में झोंक दी जाएगी। यूक्रेन समर्थक देश हर हाल में रूस के हमले को रोकना चाहते हैं।